अभी कल तक की क्लास में हम लोग सैंपल स्पेस देख रहे थे। सैंपल स्पेस में आपने केवल क्या करना होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के सभी इवेंट्स जो जो हो सकते हैं, जो जो पॉसिबल इवेंट्स आ सकते हैं, जो जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, वो सारे आउटकम्स लिखने होते हैं बस। और इस काम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पहली एक्सरसाइज कंप्लीटली कर ली है और बड़े प्यार से कर ली है, ठीक है ना। अब अगली एक्सरसाइज में हम लोगों को असलियत में प्रोबेबिलिटी को पढ़ना है। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? सर किसी चीज के होने की संभावना कितनी है, ये जानना ही हमारे लिए प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब प्रोबेबिलिटी में हम अक्सर दो वर्ड यूज करते हैं। एक वर्ड यूज करते हैं अनबायस्ड कॉइन और एक वर्ड यूज करते हैं फेयर डाई। तो अनबायस्ड कॉइन और फेयर डाई का क्या मतलब है, ये समझना जरूरी है। अनबायस्ड कॉइन का मतलब यह है कि जिसमें दोनों इवेंट्स के यानी दोनों आउटकम्स के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, उसको अनबायस्ड कॉइन कहते हैं, ठीक है ना। यानी इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब दोनों जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें दोनों के दोनों आउटकम्स की मतलब दोनों की संभावना उतनी ही हो, या जो भी उसमें हो सकता है। जैसे मान लीजिए फेयर डाई का मतलब है हर एक नंबर का आने की संभावना बराबर हो, तब फेयर डाई मानी जाएगी। समझिए ना, बहुत दिन तक हम किसी एक डाई से खेलते रहे लूडो, तो बहुत दिनों के बाद वो डाई बायस्ड हो जाती है, या ये कह लेते हैं मतलब अनफेयर हो जाती है, फेयर नहीं रह जाती, ठीक है ना। फेयर डाई का मतलब जैसे हम कहते हैं ना, भाई नहीं ये तो चीटिंग है, फेयर नहीं है, ठीक है ना, फेयर नहीं कर रहे हैं। तो फेयर डाई मतलब जिसमें कि हर एक नंबर के आने की संभावना बराबर हो, मीन्स 1/6। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, सॉरी, ठीक है ना। सबकी क्या हो 1/6, ठीक है ना। 1 की भी 1/6, 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6, हर एक की 1/6 हो। लेकिन जनरली कई बार मैंने फिर कहा कि जब हम बहुत दिनों तक यूज करते रहते हैं किसी डाई को, तो वो क्या हो जाती है, बायस्ड हो जाती है। और बायस्ड हो जाने के बाद आपने देखा होगा किसी लूडो के डाई में ना अक्सर एक नंबर ज्यादा आता है, मतलब कोई नंबर ज्यादा आने लगता है। आप जब देखेंगे तो बहुत सी बार पता चला 5 ज्यादा आने लगा, तो 5 वाला नंबर बहुत बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये डाई अब बायस हो गई है, फेयर नहीं रह गई है, समझ गए ना। तो उसी तरह से कॉइन का भी मामला होता है कि कॉइन में जो साइड ऊपर रहती है अक्सर उसकी संभावना ज्यादा होती है आने की, ठीक है ना। जबकि कल हमने जब कॉइन को टॉस किया था उल्टा हुआ था उसका, समझ में मेरी बात ना। लेकिन क्योंकि हमेशा नहीं है, क्लियर है। दूसरी बात, बायस्ड होने के ऊपर भी बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक कॉइन इतना बायस्ड हो गया कि 6 बार टॉस में से वो 5 बार हेड शो कर रहा है, 1 बार टेल शो कर रहा है, इतने भी बायस्ड हो जाते हैं कभी कभी कॉइन, समझ में आ रही बात ना। तो वो तो इस बात पर डिपेंड करता है। अब बायस्ड होना कैसे, किस बात पर डिपेंड करेगा, अब फिजिक्स लगेगी या मैथ्स खत्म, अब किसका मामला शुरू हो जाएगा, फिजिक्स का। फिजिक्स क्या कहती है कि भाई शेप और साइज बदलेगा तो वेलोसिटीज वगैरह बदलने लगेंगी, प्रेशर बदलने लगेगा, आप उस पर फोर्स लगाओगे, उसके मूवमेंट में चेंज आने लगेगा। कुछ बात समझ ना भाई, मैंने यहाँ से कॉइन को टॉस किया तो अब हवा को चीरते हुए काटते हुए ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अगर वो बायस्ड हो चुका है हल्का फुल्का, उसकी शेप और साइज बिल्कुल एकदम फेयर नहीं है, और सिक्के जनरली आपकी जेब में जो भी मिलेंगे फेयर नहीं होंगे, ठीक है ना, बनते तक नहीं है फेयर भाई, 100% परफेक्ट कहाँ बना पाएंगे हम लोग का। नहीं तो मान लिया जाता है कि भाई ठीक है जो भी किया जा रहा है आपके लिए भी अच्छा। फिर दोनों एग्री कैसे कर जाते हैं, जब हमने कॉइन टॉस किया, हमने कहा जब दोनों के लिए सेम है तो क्या दिक्कत है। जैसे सपोज करो कि आपने कहा भैया पेपर टफ था, तो मैंने कहा भाई बच्चे तुम्हारे लिए अकेले टफ था क्या। अगर ये पेपर अकेले तुम्हारा लिया गया होता तो तुम कह सकते थे ये बात कि सर पेपर टफ था, अदरवाइज तो सबके लिए जैसा था। तो अब टफ या उससे आसान से क्या फर्क पड़ता है, टफ था या आसान था, सब अगर टफ था तो सबके लिए टफ था, आसान था तो सबके लिए आसान था, बात खत्म हो गई। तो टफ या आसान का होना तब तो जरूरी है कि भाई मान लीजिए 10 लोगों से अलग पेपर लिया गया, आपका अलग पेपर लिया गया, फिर आपसे कहा गया कि आपका पेपर टफ था, तब आप कह सकते हो मेरा पेपर बाकियों से टफ था, आप चेक कर लीजिए। लेकिन जब सबके लिए एक जैसा पेपर रख दिया तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ओके। तो कुल मिला जुलाकर फेयर डाई का मतलब समझ में आ गया होगा और अनबायस्ड कॉइन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। बायस्ड का मतलब समझते हो ना, वैसे भी मैंने कई बार आपको बताया कि पीरियडाइज्ड नहीं होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमारी डेली लाइफ में भी एक लेसन है ये अपने आप में कि हम लोगों को किसी भी चीज को बायस्ड होकर नहीं देखना चाहिए। मतलब हमारा जो देखने का नजरिया है, पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है हमारा किसी भी चीज को देखने का, वो अनबायस्ड होना चाहिए। बायस्ड होना मतलब समझते हो ना, एक तरफा, वेरी गुड, ठीक है ना। बायस्ड होना मतलब जैसे आपने कह दिया सर आप मान लो सपोज करो आप मेरे ऊपर कोई एलिगेशंस लगाने लगे कि सर यू आर माइनॉरिटी बायस्ड टीचर, क्लास में जो लोग माइनॉरिटी पे होते हैं आप अक्सर उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। या फिर सर यू आर गर्ल बायस्ड टीचर, आप सर अक्सर गर्ल को सपोर्ट करते हैं, हम लोग की बात ही नहीं सुनते। या फिर गर्ल्स कहने लगे कि सर यू आर बॉयज बायस्ड टीचर, ठीक है ना, मेरे साहब बस लड़कों की सुनते हैं, हमारी सुनते ही नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही ना। तो ये बाइसिंग होती है। अगर किसी को भी ये महसूस होने लगे कि आप किसी एक की सुन रहे हैं और दूसरे की नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके नेचर में बाइसिंग आ चुकी है, ठीक है ना, आप बायस्ड हो गए हैं, हल्का फुल्का आपका झुकाव उसकी तरफ है, ठीक है ना। बायस्ड होना मतलब किसी एक तरफ
झुकाव रखना, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। तो अगर आपने कहा भाई मेरे तो दोनों स्टूडेंट है, देवांश भी मेरे लिए उतना ही है, दिव्यांश भी उतना ही है, तो आप जब दो बातें कोई किसी एक बात को लेकर के दोनों में बहस हो रही होगी तो फिर अब मुझे किसी एक के बारे में बात नहीं करनी है, जो सही है उसी के अकॉर्डिंग जजमेंट देना है। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा बायस्ड और अनबायस्ड होना कहाँ ज्यादा मायने रखता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है जहां जजमेंटल हो आप, जहां आप जजमेंटल होने जा रहे हैं या आपको ही वो अधिकार मिल गया है कि आप ही जज हैं, किसी चीज को आप जज कर रहे हैं और आपको ऊपर वाले ने ये मौका दिया है। तो मेरा मानना यह है कि आपको जिंदगी में हमेशा अनबायस्ड रहना चाहिए, ठीक है ना, कोशिश करनी चाहिए। देखो 100% अनबायस्ड कोई हो नहीं पाता, क्योंकि जनरली चीजें क्या होती हैं, प्रैक्टिकल कुछ और होता है, आइडियलिज्म कुछ और कहती है, प्रैक्टिकलिटी कुछ और कहती है, ठीक है ना। आइडियल चीज़ों का चीज़ें आइडियल हो नहीं सकती, ठीक है ना, उतना आइडियल होना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। जनरली लोग बायस्ड हो ही जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है कि जब भी हम लोगों को मौका मिले तो हमें अनबायस्ड रहना है, ठीक है ना, क्योंकि आप में से ही कुछ लोग आने वाले टाइम में डिसीजन मेकिंग बॉडी में भी बैठे होंगे, ठीक है ना। तो जब डिसीजन ले रहे होते हैं हम लोग कोई, तो अनबायस्ड होकर के लेना चाहिए, ठीक है ना। जितना ज़्यादा अनबायस्ड होकर के आप डिसीजन लेंगे, आप अपने विचार जितने अनबायस्ड होकर के बनाएंगे, उतना ही समाज के लिए हितकारी होंगे, समझ गए ना। अदरवाइज बाकी तो दुनिया में क्या क्या चल रहा है उसको छोड़ दो, ठीक है ना। ओके, तो अभी फिलहाल बायस्ड अनबायस्ड मैंने समझा दिया। अब बची बात मैंने कल ही बताया था, प्रोबेबिलिटी का मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सर इसमें क्या जानने की कोशिश करते हैं हम लोग, भाई आप किसी एक पर्टिकुलर बात पर किसी व्यक्ति से बहस कर रहे हो और आप कहें कि ये काम इतना ये होगा, आपने इस बात पे शर्त लगा दी, तो इस बात पे जब आप शर्त लगा रहे हो, बेट लगा रहे हो, तो आपका मतलब है कि उसमें आपके फेवर में कितने चांस हैं, आप तभी तो शर्त लगाओगे। आप दिमाग लगा करके शर्त लगाओगे भाई मेरे फेवर में इतने हैं, समझ गए ना। तो अगर जितनी ज्यादा आपने दिमाग लगा के बात की होगी, उतना ही ज्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें, बहुत अच्छे। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सिंपल सा है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा है बताइए किसी एक नॉर्मल ईयर में 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। किसी एक नॉर्मल ईयर में 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहली बात तो सर ये 53rd संडे का ही नाम क्यों आया अचानक से। तो भाई एक होता है श्योर इवेंट और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, और बाकी सब होते हैं क्या, प्रोबेबल इवेंट। मतलब तीन ही टाइप के इवेंट होते हैं मेनली, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट और प्रोबेबल इवेंट। श्योर इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जो कि 100% होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% मतलब 1 है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी वो श्योर इवेंट होगा। जैसे सपोज करो मैंने कल कहा कि कल सैटरडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप जवाब देंगे सर 1। समझ में आ रही बात ना। अगर मैंने कहा बताओ कल कोचिंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर अगर बात करेंगे तो 1, अदरवाइज अनबायस्ड होकर बात करिए और बोलिए कि सर 1/2। मेरी बात को समझ आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखकर बात कर रहे होंगे, इसका मतलब आप बायस्ड होकर के बात कर रहे हैं। अगर आप पास्ट एक्सपीरियंसेस मतलब आपका जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने फिर कहा बात समझने की कोशिश करिए, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपने जब कोई डिसीजन लिया तो वो डिसीजन अक्सर बायस्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे पास्ट एक्सपीरियंस से आपका मतलब सपोज कर लीजिए कि आपका पाला कहीं किसी शहर में किन्हीं 2 लोगों से पड़ गया, या किसी रिक्शा वाले से आपकी बहस हो गई किसी एक शहर में, और उसने आपके साथ बहस करके वहां रिक्शा वाले 4 लोग मिलकर के 4-5 रिक्शा वाले मिलकर के आपसे बहस करने के साथ साथ आपकी कुटाई भी कर दी उन्होंने, ठीक है। तो अब पता लगा मारपीट भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब आपने जिंदगी भर जब भी कभी किसी से कोई रिक्शा वाला कोई तुम्हें दिखे और तुमने उन्हें देखते ही बस हमेशा एकदम वो इमेज आपके दिमाग में उभरने लगे, तो जो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर आप किसी भी रिक्शा वाले के बारे में सोचेंगे, या मतलब पता लगा अब आपने किसी दूसरे व्यक्ति को कहीं बहस करते देखा रिक्शा वाले के साथ, तो आप तुरंत गए और आपने जाकर के उसकी तरफ से रिक्शा वाले को मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तुम ऑलरेडी बायस्ड हो। तुम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर ये सोच बैठे हो कि ये हमेशा ये लोग ऐसे ही करते हैं, यही ऐसे होते हैं, इन्हीं की गलती होगी, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए सिनेरियो बदलते ही चीजें बदलती हैं, आपको ऐसे नहीं सोचना है। तो अगर आप पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर बात करेंगे तो कल क्लास की होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। मींस सर जनरली हम देखते हैं कि छुट्टी होती ही नहीं है कोचिंग में, तो कॉन्टिन्यूअसली क्लासेस हो रही हैं, इसका मतलब कल भी क्लास होगी, तो ऐसे सोचोगे तो 1। अदरवाइज मैथ्स कहता है कि कल क्लास के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 2 ही बातें हैं बस। क्लियर, हो भी सकती है, नहीं भी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसके जो सैंपल्स जितने उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो इनफाइनाइट है, तो उसमें किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी।
मतलब बहुत कम, मतलब जीरो के बराबर, पर जीरो नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट को कभी भी रीच नहीं किया जा सकता, कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगा। जैसे हमने कहा 6 कम्स अप, तो मैथमेटिकली तो इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट तक जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे ही नहीं, उससे पहले पक्का 6 आ जाएगा प्रैक्टिकली अगर देखें तो। इसलिए किसी भी इवेंट की जितने ज्यादा आउटकम्स सैंपल स्पेस में, जितने ज्यादा आउटकम्स होंगे, किसी भी उसमें से किसी एक घटना के होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो जैसे अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हम मतलब जितने सबकी प्रोबेबिलिटी सेम? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि फिर उसमें भी ये देखा जाएगा कि उस इनफाइनाइट में से कौन ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है ना भाई। उन इनफाइनाइट सैंपल, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ओके चलो खैर, ध्यान दो अब भाई, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। तो मैंने क्या बताया, एक हो गया श्योर इवेंट, एक हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, और एक हो गया प्रोबेबल इवेंट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, और सर प्रोबेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी, 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। इतने में कोई डाउट है? नहीं। तो अब सर 52 संडे तो श्योर है, बोलो बात समझेंगे नहीं? सर नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं टोटल? 365 दिन। तो 365 दिनों को सर आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो हर एक वीक में कितने, मतलब कितने वीक आ जाएंगे? 52 वीक आ जाएंगे। समझ में आ रही बात ना? तो 52 वीक्स में 52 वीक्स, और साथ साथ क्या आएगा? एक दिन आएगा, ठीक है ना? नहीं समझे आप मेरी बात? रिमाइंडर बचेगा, आप करके देख लो डिवाइड, ठीक है ना? तो 7 से उसको डिवाइड करेंगे तो 52 वीक्स कंप्लीट आएंगे, और सर एक दिन बचेगा। अब जो ये 52 वीक है, तो हर वीक में एक संडे तो पक्का आना ही आना है, तो इसका मतलब तो श्योर हो गया। तो सर उसकी प्रोबेबिलिटी तो चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 52 संडे तो, अगर मैं आपसे पूछूं एक साल में 52 संडे आएंगे, कोई भी साल उठा लो, हर साल में 52 संडे आएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और लेकिन 53rd संडे आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी सर, अब अगर नॉर्मल ईयर है तो आपके पास एक दिन बचा, पूरे 52 संडे होने के बाद आपके पास एक दिन बचा, वो एक दिन क्या हो सकता है? तो सर हम कहेंगे वो एक दिन मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, और सैटरडे संडे भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब 7 दिनों में से वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उन 7 में से संडे कितनी बार आया? एक ही बार आ सकता है। तो हमारे के फेवर में कितना? 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 7। इसका मतलब भाई ध्यान से सुनो, ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो इसका मतलब 53rd संडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7। अभी कोई डाउट है? दूसरा, अगर लीप ईयर ले लेते हैं, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? सर टोटल 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं? 366 डेज। फरवरी उसमें कितने की हो जाती है? 29 की हो जाती है। तो ऐसे में 7 से डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा? 52 वीक्स आ जाएंगे, ठीक है ना? और क्या आ जाएगा? 2 दिन आ जाएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। बोलो बचेंगे कि नहीं? वेरी गुड। तो अब ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे वो क्या क्या हो सकते हैं? सर वो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, यही केस बन सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। मैंने कहा ना मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, और फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ठीक है ना? सैटरडे संडे और संडे मंडे। अब 2 जगह संडे आया, देखो सैटरडे संडे में भी संडे आ गया और संडे मंडे में भी संडे आ गया। अगर इस तरह से कोई भी केसेस बनता है, इन 2 केस में हमारे फेवर में है। मान लो आपने किसी लीप ईयर में इस बात पे शर्त लगा दी कि 364 दिन यानी 52 वीक पूरे होने के बाद संडे आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/7। आपके जीतने के चांस सिर्फ 2/7। समझ में आ रही बात ना? कोई डाउट तो नहीं रह गया? बहुत अच्छे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब इस तरह से कोई भी अगर मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे तो आप आराम से बता पाएंगे। मैंने कहा मान लीजिए एक बैग के अंदर 5 व्हाइट और 7 रेड बॉल्स हैं, ठीक है ना? तो कोई एक बॉल निकालने पर उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रेड होने की, हाँ सब आइडेंटिकल हैं, 7/12। सिंपल। इस बैग से एक बॉल निकालने पर उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7/12। सर हमारे फेवर में कितनी है? उन 7 में से कोई भी आ जाए, समझो हमारा काम बन गया। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7। फेवर में हो गया 7, और टोटल कितनी है सर? 12। तो इसका होता है 7/12। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/12, ठीक है ना? 5/12। समझ गए ना? व्हाइट ना आने की प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड, क्योंकि जो व्हाइट नहीं आएगी तो रेड ही आएगी। तो इसका मतलब जो रेड के आने की प्रोबेबिलिटी है वो व्हाइट के ना आने की प्रोबेबिलिटी भी है। और किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पता हो तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करके आ जाती है, क्योंकि कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, हमेशा।
अगर किसी काम के होने के 70% चांस हैं तो 30% ना होने के हैं, तो होने और ना होने का मिलाकर कितना हो गया 100%। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे। तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो जवाब होगा 5/12। इसीलिए इन दोनों को जोड़कर कितना भी आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है ना। रेड की प्रोबेबिलिटी और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। बोलो इतने तक में कोई डाउट है? 100%। बहुत अच्छे। जल्दी से मुझे अपनी कॉपी पर आप कार्ड, पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में लिख के बता दें, जो जो आपको जानकारी हो। देखता हूं कितने लोगों को पता है। 52 कार्ड का जो पैक होता है उनको बाइफरकेट करके बताइए मुझे। बाइफरकेट करना मतलब समझते हो ना, बांट देना, ठीक है ना। तो जरा इनको बांट कर बताइए क्या क्या होते हैं। अगर किसी को नहीं पता है, किसी ने पत्ते नहीं खेले हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। मैं समझा दूंगा, खेलना नहीं सिखा दूंगा, हाँ समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए हाँ, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, है ना। देखिए पता है ना, भैया ने बताया होगा बहुत अच्छे से, मुझे पूरी उम्मीद है। टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, 52 कार्ड्स में से सर कितने रेड होते हैं? 26। क्या बात कर रहे हैं यार? 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है ना। 26 ब्लैक होते हैं, क्लियर। इन 26 रेड में से 13 क्या होते हैं? 13 होते हैं डायमंड के और 13 होते हैं हार्ट, ठीक है ना। डायमंड और हार्ट जो है वो रेड होता है, क्लब और स्पेड जो है वो ब्लैक होता है, ठीक है ना। तो 13 यहाँ पर क्लब के आ जाएंगे और 13 ही यहाँ पर स्पेड के आ जाएंगे। इनको सूट कहा जाता है। ये जो क्लब और स्पेड ये सब जो नाम है ना, ये सूट कहलाते हैं, ठीक है ना। टोटल कितने सूट होते हैं? 4 सूट होते हैं। हर एक सूट में कुछ स्पेशल पत्ते होते हैं, ठीक है ना, हर एक सूट में, ठीक है ना। तो इस सूट के अंदर जो स्पेशल पत्ते होंगे उनका नाम क्या होगा सर? एक का नाम होता है किंग, एक पत्ते का नाम होता है क्वीन, और एक पत्ते का नाम होता है जैक, और एक पत्ते का नाम होता है एस, ठीक है ना। किंग, क्वीन, जैक और एस, क्लियर है। और बाकी इस पर 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखे होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? हालांकि क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा कितने फेस कार्ड होते हैं, तो सर ये 3 नहीं, बस ये फेस कार्ड नहीं होता, ठीक है ना। ये 3 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड से मतलब जिन पर फेस बना होता है। सर इस पे किंग का फेस बना होता है, इस पे क्वीन का फेस बना होता है, इस पे जोकर का फेस बना होता है। समझ में आ रही बात ना? तो किंग, क्वीन और जैक। उसके अलावा एस जो होता है वो स्पेशल कार्ड होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा मुझे लगता कुछ और जानने की जरूरत है, ठीक है ना। इतना बताओ। हाँ, बाकी तो नंबर है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो नहीं, कुछ भी आएगा तो इसी से आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, ठीक है। इन्होंने तो बहुत सारे इवेंट्स दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या दे दिया, ठीक है। क्या चीज? नंबर कार्ड 2 to 10, हाँ हाँ, दहला भी होता है, सही कह रहे हो। उसको हम दहला बोलते हैं, नहला दहला, ठीक है ना। समझ मेरी बात ना? 9 मतलब नहला, ठीक है ना, और 10 मतलब दहला, ठीक है ना। और ये जो एस है, ये इक्का, एक, सही माने में इक्का यही होता है, ठीक है ना। तो इक्का, नहला, दहला, ठीक है ना। ओके, तो खैर कुल मिला जुलाकर आप छोड़िए उसको। हाँ सही कह रहे हो, 2 to 10 होता है इस पर, ठीक है ना। कार्ड पर जो नंबर पड़ा होगा 2 to 10 पड़ा होगा। वैसे मैंने कभी देखे नहीं है, ये भी बता रहा हूँ, मतलब मैंने ऐसे कभी स्पेशली नहीं देखे एक एक करके, बस जो पढ़ा है वही बता रहा हूँ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिए प्लीज, ध्यान सुनिएगा। इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, तो पहली बात, हमने 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया। तो 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करने पर क्या क्या आएगा बच्चों? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। उसने कहा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। बोलो कोई डाउट तो नहीं? मैं डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बार बार, अभी लगातार उसने क्वेश्चन दिया है। एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ।
एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड। सर एक ये रहा और एक ये रहा, बस 2/4 मतलब कितना 1/2। एग्जैक्टली वन हेड, समझ गए ना, 1/2। एग्जैक्टली टू टेल्स, एग्जैक्टली टू टेल्स 1/4। एग्जैक्टली टू टेल्स 1/4। एग्जैक्टली वन टेल 1/2। नो टेल्स, नो टेल्स 1/4। नो टेल्स मतलब कोई टेल नहीं आया लेकिन हेड तो आ सकता है ना, तो इसका मतलब दोनों हेड आ जाएंगे। ये वाली इसकी बात पूछ रहा है, इसका मतलब 1/4। आयुष बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। इसने कहा 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। अब चलो 3 कॉइन वाला भी बना लेते हैं, ठीक है ना। 3 कॉइन का सैंपल स्पेस आप भी अपनी कॉपी बना लीजिए जल्दी से। एच 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 टी एच टी एच एच टी टी, ठीक है नहीं हो गया। फिर टी एच एच टी एच टी 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 एच और ट्रिपल टी। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। ओके, ये 8 इवेंट बने, ये 8 सैंपल स्पेस में 8 आउटकम्स आएंगे। अब वो क्वेश्चन सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 7-8 क्वेश्चन है एक ही चीज पर, सिंपल से हैं, ठीक है ना। उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ऑल हेड्स, ऑल हेड्स, वेरी गुड। सारे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। सारे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो सारे के सारे हेड एक ही आउटकम्स में आ रहे हैं और बाकी टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चे? 8। तो फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारे फेवर में केवल एक है, ऑल हेड्स, सारे हेड। तो सारे हेड चाहिए, इसका मतलब ये वाला केस आएगा। समझ में आ रहा है सुहानी? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, दूसरे में क्या पूछा है? एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड। रुक जाओ, एक एक करके बताएंगे, ठीक है ना। तुम बताओ अभिलाषा पहले। एटलीस्ट 2 हेड्स, रुक जाओ, सबका नंबर आएगा, रुक जाओ। एटलीस्ट, सुनिए क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना? 1/2। हाँ सही है, वेरी गुड। एटलीस्ट क्या आएगा? 4/8। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है साहिल? कम से कम 2 हेड आए, कम से कम 2। तो कम से कम 2 में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, 1 2 और 3 और ये चारों आ जाएंगे। तो इसका मतलब सच कम से कम 2 में 3 वाला भी आ जाएगा, क्योंकि हमें कम से कम 2 हेड चाहिए, तो 3 भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। इसका मतलब 4 हेड वाला, ये 4 आउटकम्स हमारे फेवर में है। और सर टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। तो 4/8 मतलब 1/2। क्लियर? अगला है एटमोस्ट 2 हेड्स। तुम बताओ। एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा, रुक जाओ उसको बता दो। एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। 3/8। सोच कर बताओ बच्चे, जल्दीबाजी मत करो, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमारे फेवर में कौन कौन आ जाएगा? 2 से ज्यादा वालों को हटा दो, बाकी सब हमारे फेवर में होंगे। नहीं समझे भाई? उसने कहा ना एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए बस। अब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने का मतलब क्या हुआ? केवल इसको हटा के सर बाकी सब में तो आ जाएगा। अच्छा तुम ऐसे भी सोचो, ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 2 वाले चलेंगे, ऐसे सोचो 2 वाले चलेंगे। यस सर, तो 2 वालों पे टिक कर दो, 1 2 3। अच्छा, और 2 वाला कोई नहीं है, तो 3 तो ये हो गए। 2 से कम चलेंगे क्या? यस सर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 का है तो 1 भी चलेगा, तो 1 वाले सबको टिक कर लो, 1 2 3 4। नहीं, इसमें कुछ नहीं है, अभी 6 हो गए। अब ज्यादा से ज्यादा 2 कहा है, 1 भी ना है तो चलेगा क्या? यस सर चलेगा। अरे नहीं समझे तो क्या कहेंगे? ये वाला भी चलेगा सर। क्लियर है? तो हमारे फेवर में कितने हो गए? 7। टोटल कितने हो गए? 8। तो सर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/8। ओके जी। नेक्स्ट प्रिया बताओ। नो हेड्स, नो हेड, नो हेड, नो हेड 1/8। कोई हेड ना आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो सर बस यही हमारे फेवर में होगा, केवल होगा ना। कोई हेड ना आए, कोई हेड ना आए, इसका मतलब सर तीनों बार टेल आ जाए, तभी तो हमारे फेवर में आएगा। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब नो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8। एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल
एग्जैक्टली वन है, सही बोलो भाई, एग्जैक्टली वन टेल। यार इसमें गलती मत करो। कितना होगा? 3/8। एग्जैक्टली वन टेल ना, तो एग्जैक्टली वन टेल 1, 2 और 3, बस 3 ही केस हैं जिनमें एग्जैक्टली वन टेल आया है। एग्जैक्टली वन का मतलब बस एक बार टेल, बाकी कुछ भी आए, समझ गए ना? और बाकी कुछ क्या आएगा? दोनों बार हेड आना चाहिए बस फिर। तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली वन टेल के लिए हमारे फेवर में कितने हुए? 3। टोटल कितने हुए? 8। तो टोटल इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8। क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है। इसने कहा एग्जैक्टली 2 टेल्स। आगे बताओ, तुम बताओ। एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स 3/8। वेरी गुड। एग्जैक्टली 2 टेल्स में कौन कौन आ जाएगा? 1, 2 और 3, ठीक है ना? एग्जैक्टली 2 टेल्स मतलब 3, 3/8। ए हेड ऑन फर्स्ट कॉइन। तुम बताओ, चलो अच्छा निखिल। ए हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, ए हेड ऑन फर्स्ट कॉइन 1/2। हेड ऑन फर्स्ट कॉइन का मतलब है कि सर 1, 2, 3, 4, ये 4 हमारे फेवर में है, इसलिए क्या हो जाएगा? 4/8। फर्स्ट कॉइन पर हेड, समझ गए ना? बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने कहा ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया, तो एक डाई के थ्रो होने में तो सबको पता होगा 6 आउटकम्स बनेंगे, टोटल आउटकम्स 6। अब सर उसके बारे में क्या क्या पूछा गया है? पूछा इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आयुष किसमें? एक डाई को थ्रो करने पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। देखो कितनी देर लगा रहा है गधा, बोल 1/3, 1/2। क्या होगा? 2, 4 या 6 में से कोई भी आ जाए तो हमारे फेवर में होगा। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6, तो 3/6 मतलब कितना? 1/2। बहुत अच्छे। ए प्राइम नंबर 1/2, कल भी इस पे चर्चा हुई थी, ठीक है ना? तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 4/6। ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में 3 को भी लेंगे, तो 3, 4, 5 और 6, 4 हमारे फेवर में हो गए और टोटल 6 हो गए, तो 4/6। बहुत बढ़िया। ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 4/6। लेस देन और इक्वल टू 4, तो इसका मतलब 4, 3, 2, 1, ये चारों चलेंगे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ए नंबर मोर देन 6, ए नंबर मोर देन 6 0। ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 1। ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 1। सर 6 के इक्वल या 6 से छोटा तो हमेशा ही आएगा, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। ए नंबर लेस देन 6 5/6। ए नंबर लेस देन 6 मतलब 5/6। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। इसने कहा 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक बार 2 डाइस का सैंपल स्पेस बना लो अपने कॉपी पर जल्दी से। 2 डाइस का सैंपल स्पेस बना लीजिए। टू डाइस का सैंपल स्पेस, क्योंकि उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना? देखो 2 डाइस का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 बना लिए होंगे आपने। ये 35 मत पढ़ना, उसको 35 पढ़ना, ठीक है ना? फिर यहाँ पर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, आप लोग किंग बना लो पूरा, क्योंकि अभी क्वेश्चन जो आएंगे ना तो पूरे से आएंगे। क्वेश्चन सुनिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा इसने, हमने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है, तो आपको बता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज द सम।
एन इवन नंबर एज द सम, दोनों पर आने वाले नंबर का सम इवन आए। 18/36 दोनों पर। सर कहां कहां इवन आएगा सम? यहां इवन आएगा, 1 + 1 2, 1 + 3 4, 1 + 5 6। कल बताया था मैंने ऐसा कि बताओ कितने केस में इवन आएगा। तो भाई हर लाइन में 3 केसेस ऐसे मिलेंगे जिनमें सम इवन आएगा। सुहानी बात समझ में आ रही है? नहीं, यहां पे इवन नहीं आएगा, यहां पे इवन नहीं आएगा, यहां नहीं। इसका मतलब हर एक लाइन में 3 केस ऐसे होंगे जिन पे कि इवन आएगा सम। तो उन 3 केसेस को हर एक से लेकर के टोटल हो गया 18, और मतलब 18 हमारे फेवर में हो गए, और टोटल आउटकम 36। तो 18/36 मतलब 1/2। नेक्स्ट, द सम एज ए प्राइम नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। द सम एज ए प्राइम नंबर, दोनों पर आने वाले नंबर का जो सम है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ध्यान से सही बताओ सोच के। दोनों पे आने वाले नंबर का सम प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। कैसे? इसमें टाइम लगेगा। दोनों पर आने वाले नंबर का सम, हमने 2 डाई को एक साथ थ्रो किया, दोनों डाइस पर आने वाले नंबर का सम कैसा होना चाहिए? प्राइम। करिए। सुनिए, 15/36। अब आप सोचेंगे सर ये कितना, इतना कैसे ढूंढेंगे? भाई एक एक लाइन से ढूंढो, पहले उस पर टिक करते जाओ। 1 2, ये तो नहीं होगा प्राइम, ये होगा सर, ये होगा नहीं, ये होगा, यस सर। चलो जी, पहली लाइन में कितना है? 4। अब यहां जाओ, है ना, यहाँ 2 1 1 सर, ये 2 3 2, ये और ये नहीं। अब यहाँ 3 पर 3 2 5 3 4 7, और ऐसे उसके बाद 4 वाली में बताओ। तो ऐसे ढूंढ लोगे, टोटल मिला के कितने होंगे? मतलब भाई देखो, इसका सम 5, इनका सम 7, मतलब 2 5 7, 2 3 5 7। अगर ऐसा सम आ रहा है तो इसका मतलब, और 11 12 से ज्यादा कभी आएगा नहीं। दोनों डाइस पर मिलाकर के सम 12 से ज्यादा, तो इसका मतलब आपको सिर्फ क्या क्या ढूंढना है? जिन जिन का सम 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 है, या 11 आ जाए। तो ऐसे केसेस ढूंढने हैं। ऐसे केसेस जब आप ढूंढेंगे तो आपके फेवर में 15 केस आएंगे। तो 15/15/36। अभी एक्सरसाइज 11 आपको क्या था? 16.2 नहीं करनी है, 16 चैप्टर ना, हाँ 16.2 नहीं करनी है पुरानी किताब के हिसाब से। कौन सी करनी है? 16.3 करनी है घर पे जाकर के। आज 16.2 नहीं करनी है, बार बार कह रहा हूं। 16.2 आप नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि उसमें मुझे टाइप्स ऑफ इवेंट्स समझाने होंगे। टाइप्स ऑफ इवेंट्स मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी जाकर के है 16.3 में, तो वो उसमें मैं अभी मैंने नहीं समझा, कल क्लास में समझेंगे उसको। एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सब इवेंट समझेंगे, ठीक है ना, किसको कहते हैं एक्सक्लूसिव, किसको एग्जॉस्टिव। तो आपको एक्सरसाइज 16.3 करनी है। फिलहाल आप मुझे बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाँ तो करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं भाई। अभी तक सारे क्वेश्चन हलवा हलवा रहे थे, तो थोड़ा बहुत कुछ कर लो यार। नहीं, कभी नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। पूरी बुक में आप और तो और आर डी शर्मा में भी उठा के देखोगे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद थक जाएगा 216 इवेंट लिखते लिखते। उसको तो समझाने के लिए फिर बनाने पड़ेंगे ना इवेंट, तो किताबों में मिलेगा ही नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये बच्चे देना लगाओ, जिसको 2 डाइस का आ गया उसको 3 डाइस का भी आ जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट समझने की बात करोगे तो आ ही जाएगा ना। हाँ ये अलग बात है, किसी का टाइम खराब करवाना है तो फिर दे दो उसको क्वेश्चन, बैठा दो कि बेटा करो अब बैठ के। अब पहले वो 216 इवेंट बनाए, फिर उसके बाद में बाकी चीजें करें, ठीक है ना। तो नहीं छोड़ो। तो अभी क्या कहा है, सुनो भाई ध्यान, सुनो सुनो। इसने कहा द सम एट लीस्ट 10, the sum at least 10, the sum at least 10, at least 10, तो कम से कम 10। पहली लाइन में 1 भी नहीं आएगा।
मैंने कहा सम ग्रेटर देन 10। अच्छा, एटलीस्ट 10, तो गधोश का मतलब क्या निकला? सम एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10, कम से कम 10 होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, समझे? तो कितना आएगा? 6/36 आएगा। 6/36 मतलब 1/6 आया क्या? अरे बच्चे सम सुनो सुनो सुनो, ये लड़के मैं बता रहा हूं, सुनो। पहली बात, पहली लाइन में कोई आएगा नहीं, दूसरी में आएगा, तीसरी में आएगा नहीं, 3 तक नहीं आएगा, चौथी लाइन में 4 6 आएगा, पांचवी लाइन में सर 5 5 आएगा और 5 6 आएगा। आ गया? बहुत अच्छे। फिर सर 6 वाली लाइन में तो 6 4 आएगा, 6 5 आएगा, 6 6 आएगा। सब मिला के ऐसे कितने हो जाएंगे? 6 इवेंट्स, 6 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें कि सम जो है वो कम से कम 10 आएगा या 10 से ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब 6/36, आंसर 1/6। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। आगे बढ़िए। फिर क्या कहा इसने, है ना? ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डबलेट ऑफ इवन नंबर। आगे ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, बताओ क्या होगा? 3/36। उसने क्यों किया ना, डबलेट ऑफ इवन नंबर, तो भाई इवन नंबर का डबलेट मतलब 2 2 4 4 6 6। इसका मतलब सर 3 इवेंट हमारे फेवर में हो गए, और ये 3/36 मतलब 1/12। समझ गए? डबलेट मतलब एक जैसे नंबर, ठीक है ना, डबलेट। ओके, चलो जी। ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, सेम नंबर ऑन बोथ द डाई, सेम नंबर ऑन बोथ द डाई। तो सर 6/36 मतलब 1/6, ठीक है ना? 6/36 मतलब 1/6। मुझे पूरी उम्मीद आवाज समझ आ रही होगी, ठीक है ना? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, ठीक है ना? 6/36 मतलब 1/6। सेम नंबर बोथ डाई हो गया। ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम मतलब दोनों डाई पर आने वाले नंबर का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ गए ना? ठीक है। ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम मतलब क्वेश्चन समझ में आया? दोनों नंबर का सम आपका जो आना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले वाले में ढूंढो 1, सर इसके अलावा 1 2, पहली लाइन में 2 आए होंगे। आगे दूसरी लाइन में बताओ, पक्का? अभी देखते हैं 2 1 और 2 के साथ 2 4, फिर सर 3 के साथ 3 3 और 3 6। हर एक लाइन में 2 आ रहे हैं। इसका मतलब 6 लाइन में 6 दूनी 12, 12 आ जाएंगे 12/36 मतलब 1/। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? 100%। बहुत अच्छे, ठीक है ना? इसका मतलब कोई क्वेश्चन आप इस तरह का अगर आएगा तो आराम से कर ले जाएंगे आप, ठीक है ना? फिर देखिए, मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए क्योंकि रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना? समझ मेरी बात ना? भाई को बहुत बड़ा काम हो तो ना करें, लेकिन जब हमें पता है कि ये आगे 3 और चेक करने क्या जा रहा है, ठीक है, तो अगर आप तीनों अगर आप पूरा करेंगे तो फिर क्वेश्चन के गलत होने की संभावना 0, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। और अगर नहीं करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी, है ना? गलत होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है ना? संभावना होगी। क्लियर है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड द मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई। सुनिए, ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। हाँ, एक पे 2 का मल्टीपल और एक पर 3 का मल्टीपल, एक पर 2 का मल्टीपल और एक पे 3 का मल्टीपल। पहली लाइन में कुछ आएगा क्या? नहीं सर, नहीं। कहाँ आएगा बताओ? दोनों चाहिए ना बच्चे? हाँ, 6/, नहीं भाई नहीं, गलत गलत गलत। उसने कहा एक पर 2 का मल्टीपल, एक पर 3 का मल्टीपल। हाँ हाँ, उससे कोई मतलब नहीं। 11/36 नहीं, 11/36, 11/36।
हाँ 11 बाय 36 देख लो, पढ़ लो गधो, पढ़ लो कुछ, है ना। देखो उसका कहना है सर 1 पर 2 का मल्टीपल, 1 पर 3 का मल्टीपल, तो सर 2 3 चलेगा, 2 3, फिर 2 3 के बाद 2 6, फिर 3 वाले में आ जाओ सर 3 3 और नहीं 3 2 3 2, ऐसा नहीं है। यही तो तुम लोग नहीं समझते यार, तुम लोग, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं मेरे प्यारो, मैंने आपको उस समय भी कहा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और कल चैप्टर शुरू करने से पहले ही बोला, पहला स्टेटमेंट था कि मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा और आपके याद भी रहा होगा। अगर याद रहेगा तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी लैंग्वेज का ही मेन मुद्दा था और यहां भी लैंग्वेज ही मेन मुद्दा है। जैसे उसने कहा ना, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई, ठीक है। इसका मतलब किसी भी डाई पर 2 का मल्टीपल और किसी भी डाई पर 3 का मल्टीपल आए चलेगा। अगर ऐसे बोलता मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड डाई तो स्पेशल हो जाता, या फिर जैसे वो बोला रेस्पेक्टिवली बोलता तो भी स्पेशल हो जाता। पहली बात। दूसरी बात, ये फर्स्ट और सेकंड का केस है ही नहीं। क्वेश्चन पढ़िए, उसने कहा ए पेयर ऑफ डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि पहली पे आया कि दूसरी पे आया? अगर थ्रो 2 बार किया जाता अलग अलग तो पहला थ्रो और दूसरा थ्रो माना जाता, लेकिन सब जब 2 डाई को एक साथ थ्रो किया जाएगा तो फिर उसमें पहली दूसरी कैसे डिसाइड करोगे? तो इसलिए किसी पे भी 2 का मल्टीपल और किसी पे भी 3 का मल्टीपल अगर आ रहा है, ऐसा पेयर ढूंढना है बस कि 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 1 पर 2 1 पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। बोलो बात समझ में कि नहीं? सर जब हम ढूंढने निकले इस तरह के केसेस तो हमने पाया 11 केसेस ऐसे मिले, तो 11 केसेस में ऐसा होगा। टोटल केसेस कितने हैं? 36, तो 11 बाई 36। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। पक्का? 1,1 क्यों होगा? बता रुक जाओ, उसको बंद दो 1,1 क्यों होगा? तुम्हें क्यों लग रहा है 1 सबसे डिवाइड हो जाता है? ये कहो 1 से सब डिवाइड हो जाते हैं। यार बातों को क्यों नहीं समझते हो भाई? इंतजार लेके स्टूडेंट हो तो ऐसा ना करो, है ना, फंस जाते हो यार, गलत बात। मैं क्या बता रहा हूं, बात को समझो। 2 बातें बिल्कुल अलग हैं। 2 इससे सब डिवाइड हो जाते हैं या ये सब से डिवाइड हो जाता है, तो बता एकदम अलग बात हो गई ना। 1 से सब डिवाइड हो जाते हैं, 1 सबसे डिवाइड नहीं हो जाता। समझ गए? तो हम कह सकते थे 1, तुम सोच रहे हो दिमाग में फैक्टर, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, समझ गए ना? मल्टीपल नहीं होता। 1 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, समझ ना? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बहुत अच्छे। मल्टीपल 3 का 3 से शुरू होगा और फिर उसके बाद पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना? अभी कोई डाउट रह गया? नहीं। एक्सरसाइज 16.3 पूरी कंप्लीट करके लेके आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे जितने क्वेश्चन हो सारे लेके आ जाना बना के, बस करके करने हैं। सबको एक बार जरूर देख के आना है। जो भी नहीं होगा तुरंत कर लेना आराम से, यहाँ पे आके मैं कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना? आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना? एक बार